अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सादिक ने अपनी वास्कट के अंदरूनी जेब में मुझे ताले की चाबी निकाल कर दिया और मैं उठकर बाजार में आ गया और बाएं तरफ चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद एक गली आई। मैंने वो गली छोड़ दिया। दूसरी गली आई जिसके बाहर कमेटी का नलका लगा था, तो मैं उस गली में दाखिल हो गया। गली की दोनों जानब गोदामों के दरवाजे थे जो बंद थे। यहाँ कोई मकान बाजार नजर नहीं आ रहा था। आखिरी गोदाम का ताला खोलकर मैं अंदर चला आया और दरवाजे को बंद करके चटखने लगा दिया। अब मैंने माहौल का जायजा लिया। ये एक लंबा सा कमरा था जिसमें बहुत सारा सामान पड़ा था। लकड़ी के खोखे और बक्स भी पड़े थे। गली वाली दीवार के रोशनदान में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। एक धीमी रोशनी वाला बल्ब छत के साथ लटका जल रहा था। कुछ टूटा फूटा फर्नीचर भी पड़ा था। मैं एक स्टूल पर बैठकर सादे का इंतजार करने लगा। कोई 15-20 मिनट के बाद बाहर से किसी ने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दिया और पूछा, प्रताप सिंह दफ्तर से आ गए हैं। मैंने चटकनी उतार कर दरवाज़ा खोल दिया। सादिक अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने दरवाज़ा बंद करके चटकनी लगा दिया और मुझे इशारे से अपने पीछे आने को कहा। गोदाम के कोने में भी एक छोटा सा दरवाज़ा था। सादिक ने उसे खोला। अंदर एक कोठड़ी थी। उसकी खिड़की वगैरह नहीं थी। सादिक ने बटन दबाया। छत से लगा बल्ब रोशन हो गया। यहाँ एक चारपाई और 3 पुरानी कुर्सियाँ पड़ी थीं। सादिक ने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा। खुद चारपाई पर बैठ गया। फिर मेरी तरफ गौर से देखने लगा। तुम पंजाबी मुसलमान लगते हो। पाकिस्तान के किस शहर से आए हो? मैंने उसे मुख्तसरन अल्फाज में अपने आने का मकसद बयान कर दिया। वो मुस्कराया। माशाअल्लाह। फिर कहने लगा, कमाल शाह साहब ने तुम्हें कितने महीने कमांडो ट्रेनिंग दी है? 6 महीने। इसका मतलब है कि तुम फुल कमांडो बन चुके हो, वरना कमाल शाह ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने ट्रेनिंग देते हैं। मैंने उसे बताया कि मुझे गुल खान ने भी है एक्सप्लोवीज की ट्रेनिंग दी है। सादिक ने मुझसे पूछा, गुल खान ने तुम्हें टेबलेट बम दिए हैं? मैंने जेब से स्प्रो टेबलेट बम की टिकियाँ निकाल कर उसके सामने रख दी और दवा वाला नुस्खा भी उसे दिखाया, जिस पर दारचीनी, इलायची, काली मिर्च वगैरह के नाम और मिकदार लिखी थी। बज़ाहिर किसी पकवान का नुस्खा लगता था, मगर ये सारे अल्फाज कोड वर्ड थे और इनको खोले यानी डी कोड करने से टैबलेट बम खुद तैयार करने का फार्मूला ज़ाहिर हो जाता था। गोल खान ने मुझे वो भी बता दिया था जिसकी मदद से मैं इलायची, दारचीनी और काली मिर्च के अल्फाज और हरूफ को फार्मूले में तब्दील कर सकता था। गोल खान ने इस पर टैबलेट बम का फीता मुझे वापस करते हुए कहा, कोई पूछे तो कह देना कि सर दर्द वाली इस पलों की टिकियाँ हैं। फिर उसने एक कश्मीरी हुर्रियत पसंद कमांडो का नाम लिया और कहा कि तुम उस कश्मीरी मुजाहिद को जाकर रिपोर्ट करोगे। यूँ समझ लो कि उस आदमी से मिलने के बाद अपने मंजिल पर पहुंच जाओगे। मैंने पूछा, ये कश्मीरी कमांडो मुझे कहाँ मिलेगा? सादिक बोला, जम्मू से तुम कश्मीर जाने वाली लारी में बैठकर श्रीनगर जाओगे। श्रीनगर शहर के दरमियान में दरिया झेलम बहता है। उस दरिया पर 7 पुल बने हुए हैं। तुम किसी एक पर से दरिया पार करके शहर की दूसरी जानब पहुंचकर शुमाल की जानब जो पहाड़ियां हैं उस तरफ जाओगे। उन पहाड़ियों के दरमियान कई दर्रे बने हुए हैं। इसके बाद सादिक ने मुझे हुर्रियत पसंद कश्मीरी कमांडो तक पहुंचने के लिए जो रास्ता बताया, वो रास्ता आपको नहीं बताऊंगा। आप यूं समझ लें कि सादिक ने मुझे सारा रास्ता समझा दिया कि मैं किन किन पहाड़ियों और पहाड़ी दरों से गुजरकर कश्मीरी हुर्रियत पसंद कमांडो तक पहुंच सकता हूँ। उस कश्मीरी कमांडो का फर्जी नाम मैं शेरवान रखता हूँ। अब मैं उस कमांडो को इस नाम से याद करूँगा। आप भी यह नाम अपने जहन में बिठा लें, क्योंकि आगे मेरे कमांडो मिशन इसी कमांडो शेरवान की रहनुमाई में ही होंगे। सादिक कहने लगा, तुम पहले कभी कश्मीर नहीं गए, इसलिए तुम्हें बहुत होशियारी के साथ यह सफ़र तय करना होगा। तुम्हारे पास कोई असला, कमांडो, चाकू वगैरह तो नहीं है? मैंने कहा, ऐसी कोई चीज़ मेरे पास नहीं है, सिर्फ ये स्प्रो टेबलेट बम है। इनका कोड वर्ड में लिखा हुआ नुस्खा है और कुछ इंडियन करेंसी में रुपए हैं। सादिक ने कहा, ठीक है, तुम तरबियत याफ्ता कमांडो हो। मुझे यकीन है कि रास्ते में अगर कोई दुश्वारी पेश आई तो उससे बखूबी निमट लोगे। मैंने खुदा जाने क्यों सादिक को पंजाब सीक्रेट पुलिस का वो खुफिया कार्ड न दिखाया जिस पर खास नंबर लिखा हुआ था और जिसको देखकर पुलिस भी घबरा कर मुझे रास्ता दे देती थी। मैंने यही सोचा कि इस खुफिया कार्ड को खुफिया ही रखा जाए तो बेहतर है। सादिक को बताने की कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं थी।
वो कहने लगा, श्री नगर एक दिन एक रात का सफ़र है। तुम्हें पुराने रेलवे स्टेशन के करीब जम्मू श्रीनगर लारी अड्डे से कोई न कोई बस या लारी मिल जाएगी। रास्ते में किसी से ज़्यादा बात न करना। सीआईडी के आदमी तकरीबन हर लारी में साथ होते हैं। तुम्हें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम तरबियत याफ्ता कमांडो हो। हालात देखकर बात करना, लेकिन अपने आप को मुसलमान जहर न करना। कोई बहुत पूछे तो ये कह देना कि कश्मीर की सैर करने जा रहा हूँ। आजकल वहाँ सेबों का मौसम भी है। कश्मीर के सेब इसी मौसम में होते हैं। मैंने सादिक से पूछा, मुझे जम्मू से किस वक्त चलना चाहिए? उसने कहा कि आज की रात तुम जम्मू में ही रहोगे। कल सुबह होने से पहले अड्डे पर पहुंच जाना। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम्हें अकेले ही लारी अड्डे जाना होगा। अब पहले मैं जाऊंगा। मेरे जाने के 10 मिनट बाद तुम गोदाम को ताला लगाकर मेरी दुकान पर आना। हम वहीं खाना वगैरह खाएंगे। रात तुम मेरी दुकान में ही बसर करोगे। मैं एहतियातन तुम्हें अपने मकान पर नहीं ले जा रहा। यहाँ 2 वजह से सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। एक वजह यह है कि सिख खालिस्तान बनाने के लिए ज़बरदस्त तहरीक चला रहे हैं। जम्मू के सिख इस तहरीक के हामी हैं और कुछ को कश्मीरी मुसलमानों की जिद्दोजहद आज़ादी की भी हिमायत करते हैं, मगर खुलकर नहीं करते। दूसरी वजह कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की तहरीक आज़ादी कश्मीर है, जिसके शोले हमारे मकबूजा कश्मीर में भड़क रहे हैं। जगह जगह खुफिया पुलिस के आदमी अजीब अजीब हुलियों में घूम फिर रहे हैं। तुम्हें उनसे भी खबरदार रहना होगा। अब मैं चलता हूँ। सादिक चला गया। उसके जाने के 10 मिनट बाद मैं भी गोदाम बंद करके गली में से गुजर कर बाजार में आया और फिर उसकी दुकान पर पहुंच गया। उस वक्त दुकान पर एक ग्राहक और सादिक का हिंदू मुलाजिम भी मौजूद था। सादिक ने मुझे देखकर कहा, महाराज आपके काम में ज़रा देर लगेगी, आप घर चलें, मैं लड़के के हाथ पहुंचा दूंगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं शाहजी, मैं यहीं बैठकर इंतज़ार कर लेता हूँ, मुझे कोई ख़ास काम भी नहीं है। सादिक किसी चीज़ की मरम्मत कर रहा था। मैं उस चीज़ का नाम नहीं लिख रहा। वो कहने लगा, आपकी मर्ज़ी है। मैं दुकान के अंदर कोने वाले बेंच पर बैठ गया। दोपहर हो चुकी थी। सादिक ने हिंदू मुलाजिम से कहा, रामू तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, तुम छुट्टी क्यों नहीं कर लेते? जाकर पिताजी की सेवा करो, तुम्हारी माता अकेली होंगी। रामू खुश होकर बोला, उस्ताद जी मैं आपसे छुट्टी मांगते हुए डर रहा था। सादिक ने कहा, नहीं नहीं, डरने की क्या बात है, जाओ छुट्टी करो, मैं काम संभाल लूँगा, आज कोई ज़्यादा काम भी नहीं है। मैं समझ गया। सादिक ने जानबूझकर अपने हिंदू मुलाजिम को दुकान से रुखसत कर दिया था। रामू चला गया। दूसरा गाहक भी जब चला गया तो सादिक कहने लगा, यहाँ किसी का कुछ पता नहीं है कि किसको खुफिया पुलिस ने अपने साथ मिला रखा है। खास तौर पर अपने हिंदू मुलाजिम पर तो मुझे बिल्कुल एतबार नहीं है। अब तुम ऐसा करो, दुकान के पीछे जो कोठरी है वहाँ जाकर आराम करो, हम वहीं बैठकर खाना खाएंगे। मैं दुकान की पिछली कोठरी में जाकर चरपई पर लेट गया। न जाने क्यों मुझे हरपाल कौर का ख्याल आ गया। उस औरत ने नादनिस्ता तौर पर मेरी बड़ी मदद की थी। उसकी वजह से मैं बेफिक्र होकर जम्मू पहुंच गया था। फिर उसकी वजह से मेरे हाथ इंडियन सिक्योरिटी पुलिस का वो खुफिया कार्ड आ गया था, जिस पर लिखा हुआ पूरा सरार नंबर मेरे बड़े काम आया था और आगे चलकर भी काम आने वाला था। जब सादिक का घरेलू मुलाजिम उसका खाना लेकर आया तो सादिक ने दुकान का दरवाज़ा बंद कर दिया और खाना लेकर कोठरी में आ गया। कोठरी में गर्मी बिल्कुल नहीं थी। ये पहाड़ी इलाकों में सितंबर का मौसम था। जम्मू अगरचे कोमरी और कश्मीर की तरह का पहाड़ी इलाका नहीं है, फिर भी वहाँ पंजाब के मैदानों वाली गर्मी बिल्कुल नहीं थी। हम दोनों ने खाना खाया। खाने के बाद मैं वहीं सो गया। रात तक सोया रहा। सादिक ने कोई 8 बजे रात दुकान बंद किया तो मुझे कोठरी में सुला कर गया। कोठरी के पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा था जहाँ एक तंग सा सहन था। उस सहन में गुस्ल खाना मौजूद था। सादिक जाते हुए कह गया था कि मैं सुबह सुबह आऊँगा। मैं बड़े मज़े से सारी रात आराम से सोया रहा। सुबह सुबह सादिक आ गया। उस वक्त पू फट रही थी। सादिक कहने लगा, अब तुम यहाँ से निकलकर सीधे लारी अड्डे पहुँचो, कोई रिक्शा तांगा ले लेना, उसे कहना पुराने जम्मू रेलवे स्टेशन के सामने जो लारी अड्डा है वहाँ ले चले, वहाँ से श्रीनगर को लारियाँ जाती हैं। बाकी मैंने कश्मीरी कमांडो की बाबत तुम्हें सब कुछ समझा दिया है, उसे याद रखना और उसी को जाकर रिपोर्ट करना। मैंने तुम्हें जो खास शेर याद कराया है, यह शेर सिर्फ कश्मीरी कमांडो को अलग जाकर सुना देना और कहना कि मुझे शेर के शायर ने तुम्हारे पास भेजा है।
वो समझ जाएगा कि तुम कौन हो और किस गर्ज के लिए उसके पास आए हो। बाकी बातें तो मुझसे ज़बानी कर लेना। अब खामोशी से दुकान में से निकल जाओ। मैं मुंह हाथ धोकर पहले ही तैयार बैठा था। सादिक से मुसाफा किया और दुकान से निकलकर बाजार में एक तरफ चलने लगा। अभी जम्मू शहर में दिन की रोशनी पूरी तरह नहीं हुई थी। दूर से किसी मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक साइकिल रिक्शा मुझे मिल गया। मैं उसमें बैठकर जम्मू श्रीनगर लारी अड्डे पर आ गया। यहाँ एक लारी थोड़ी देर पहले श्रीनगर के लिए रवाना हुई थी। दूसरी लारी के लिए टिकट खुल गया। लारी अड्डे की ऊंची छत के नीचे इधर उधर कुछ लोग बैठे नारियल का हुक्का पी रहे थे। कुछ सवारियां सो रही थीं। मैंने श्रीनगर का टिकट खरीदा और एक तरफ खाली बेंच पर बैठ गया। यहाँ जम्मू आने के बाद पहली दफ़ा मैंने दो फौजियों को देखा। वो वर्दी में थे। वो टिकट वाली खिड़की की तरफ जाते हुए मेरे करीब से गुजरे तो बल्ब की रोशनी में मैंने उनके कंधे पर जम्मू कश्मीर राइफल्स लिखा हुआ पढ़ा। ये दोनों डोगरा फौज के जवान थे। उन्होंने फौजी थैले उठाए हुए थे और उनकी राइफलें सलंगों के साथ कांधों पर लटक रही थीं। उनकी वर्दियां गर्म थीं। जाहिर है वो कश्मीर के महाज पर जा रहे थे जहाँ यकीनन सर्दी पड़ रही थी। मैंने सिगरेट सुलगा लिया था और खामोश बैठा मज़े से सिगरेट पी रहा था और माहौल का जायजा भी ले रहा था। इतने में एक खाली लारी आकर एक तरफ खड़ी हो गई। कंडक्टर ने बुलंद आवाज़ में कहा, श्रीनगर जाने वाली सवारियां आ जाएं। मैं जल्दी से उठा और लारी में पिछले दरवाजे के साथ वाली सीट पर बैठ गया। इस सीट का इंतखाब मैंने इसलिए किया था कि अगर हालात कहीं नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर जाएं तो मैं लारी से कूद सकूँ। देखते ही देखते लारी भर गया। जम्मू कश्मीर राइफल्स के दोनों डोगरा फौजी भी उसी लारी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद लारी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो गई। जम्मू शहर से बाहर निकले तो सफेदाई सुबह चारों तरफ फैल चुका था। रास्ते में बहुत बड़े महल की इमारत है। बाद में मुझे मालूम हुआ कि ये जम्मू के साबिक राजा का महल था। एक जानिब पहाड़ी ढलान पर मकानात बने हुए थे जहाँ एक मंदिर का कुल्स चमक रहा था। लारी जम्मू श्रीनगर रोड पर दौड़ती चली जा रही थी। रास्ते में सड़क के किनारे जम्मू की देहाती औरतें सरों पर टोकरियां लकड़ियों के गट्ठे या दूध के बर्तन रखे शहर की तरफ जाती नजर आई। इन औरतों का हुलिया हिंदू औरतों वाला था। दूर ऊपर ऊंची पहाड़ी पर किसी मंदिर का कुल्स चालू होते सूरज की सुनहरी किरणों में चमकता नजर आया तो लारी में बैठे हुए हिंदू ने बुलंद आवाज में नारा लगाया, जय शेरां वाली माता की जय। मालूम हुआ कि यह जम्मू का मशहूर मंदिर शेरां वाली माता का मंदिर था। अब हम जिस इलाके से गुजर रहे थे वो पहाड़ी इलाका था। कहीं चढ़ाई आ जाती है, कहीं ढलान शुरू हो जाती है। पहाड़ियों पर जंगली झाड़ियाँ और काफ़ी दरख्त उगे हुए थे। धूप निकल आई थी। कभी कभी इन पहाड़ियों की तरफ से गर्म हवा का झोंका और कभी सर्द हवा का झोंका आ जाता था। आगे पहाड़ी कस्बा आया जिसके आगे पहाड़ी सुरंग में लारी दाखिल हो गई। सुरंग की दूसरी जानब खुश्क और चट्टानों जैसी पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया। सड़क अब ऊंचाई पर बनी थी। नीचे दूर दरियाई तवी सांप की तरह बल खाता नजर आ रहा था। लारी चट्टानों के दरमियान बनी हुई सड़क पर जा रही थी। यह सिलसिला खत्म हुआ तो लारी जंगल की सड़क पर चलती बनी। फिर उधमपुर आ गया। ये आर्मी हेडक्वार्टर है और जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। फौजी छावनी यहीं पर है। दोनों डोगरा फौजी यहाँ उतर गए। उधमपुर के आगे फिर मैदानी इलाका आ गया। यहाँ जगह जगह कीकर के दरख्तों के झुंड नजर आ रहे थे। मैं उन दरख्तों को दूरी से पहचान सकता था। उनके आगे सनोबर और देवदार के दरख्तों के झुंड गुजरने लगे। सड़क के किनारे किनारे दोनों जानब कहीं कहीं मकई के खेत आ जाते थे। यहाँ पहली बार हवा में पहाड़ों वाली ठंडक महसूस हुई। आखिर 105 किलोमीटर का फासला तय करके हमारी लारी खुद पहुँच कर रुक गई। खुद सियात अफजा मकाम है। यहाँ चश्मा बह रहा था। सब मुसाफिर लारी से उतर गया। मैंने उतरकर चश्मे के पानी से मुंह हाथ धोया। चश्मे के पानी के 2-3 घूंट पिए। करीब खाने पीने और चाय की दुकानें थीं जिन्हें शुमाली भारत में ढाबे कहा जाता है। यहाँ हमने लुधियाना जम्मू से निकलने के बाद पहली बार दुकानों पर उर्दू में लिखे हुए 2-4 बोर्ड देखे। लारी खुद से रवाना हुई तो रामबन जाकर रुकी। रामबन दरियाई चनाब के किनारे आबाद है। हर तरफ धोतियों वाले हिंदू नजर आ रहे थे। कहीं कहीं मुसलमान भी लंबे फरम पहने नजर आ जाते थे मगर रामबन में हिंदू ज़्यादा आबाद थे। लारी यहाँ से फिर आगे रवाना हो गई। इस दौरान किसी मुसाफिर के साथ मेरी ज़्यादा बोलचाल इसलिए ना हो सकी कि अक्सर मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे। लारी में अभी तक मेरे लिए कोई तशवीश की बात पैदा नहीं हुई थी। रास्ते में एक दो जगह 3 पुलिस के सिपाही भी लारी में सवार हुए।
मगर किसी ने मेरी तरफ तवज्जो न किया। वो आगे जाकर उतर गया। पत्नी टॉप एक मकाम आया। यहाँ पहाड़ियों की ढलानों पर देवदार के बेशुमार दरख्त थे। यहाँ मालूम हुआ कि कश्मीर का इलाका शुरू हो रहा है। यहाँ खुनकी बढ़ गई थी। चुनाचे मैंने अपनी नैलून की जैकेट के बटन बंद कर लिया। यहाँ मैंने ढाबे में बैठकर खाना खाया। आसमान पर बादल छा रहे थे। ये बादल देवदार के दरख्तों में से होकर गुजरते थे। यहाँ पीने का पानी बड़ा ठंडा था। कश्मीर की वादी तक अभी लारी ने आधा सफ़र तय किया था। रात के 9 बजे के करीब लारी बानहाल पहुँच कर रुक गया। ड्राइवर ने ऐलान किया कि रात बानहाल में ठहरेंगे। लारी सुबह श्रीनगर रवाना हो गया। यहाँ हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। लारी के अड्डे में एक लंबा हाल्स का कमरा था। यहाँ मुसाफिरों ने अपने बिस्तर लगा लिया। मेरे पास कोई बिस्तर नहीं था। मुझे बिस्तर की ज़रूरत भी नहीं थी। मैं कोने वाले एक बेंच पर सिमट सिमटा कर पड़ गया। दाल खुश्क मैंने थोड़ा बहुत खा लिया था। सर्दी ज़रूर महसूस हो रही थी, मगर मेरे जिस्म को कमांडो ट्रेनिंग ने सर्दी गर्मी बर्दाश्त करने का आदी बना दिया था। मैंने वहीं रात गुजार दिया। दूसरे दिन सुबह 6 बजे लारी श्रीनगर के लिए चली। बानहाल की बड़ी लंबी सुरंग भी आकर गुजर गई। फिर काजी कोंड का कस्बा आया। यहाँ कश्मीर का कल्चर साफ तौर पर नजर आने लगा था। जगह जगह मस्जिदें थीं। कश्मीरी खवातीन सर पर दुपट्टा बांधे फरन पहने बाजार में आ जा रही थीं। कश्मीरी जवान और बूढ़े लंबे लंबे फरगल पहने हुए थे। पामपुर के आसपास ज़फ़रान के बुत भी देखे। अब हम कश्मीर की वादी में दाखिल हो चुके थे। श्रीनगर कोई 50-60 मील दूर रह गया था कि एक जगह सड़क पर डोगरा फौजी खड़े हुए थे। उन्होंने लारी रुकवा लिया। मैं होशियार बैठ गया और फौजी लारी के पास आया। उन्होंने सारे मुसाफिरों को बड़े गौर से देखा, फिर लारी को चेक किया। लारी के ऊपर छत पर चढ़कर सामान को उलट पुलट कर देखा और लारी को आगे जाने की इजाज़त दे दिया। घंटे 1.5 घंटे के सफ़र के बाद डोगरा छावनी के गेट के आगे लारी रुक गई। यहाँ भी डोगरा फौज के सिपाहियों ने, जिनमें एक सिख भी था, लारी की चेकिंग किया। जब उनकी तसल्ली हुई तो उन्होंने लारी को आगे जाने की इजाज़त दे दिया। थोड़ी देर बाद लारी श्रीनगर में दाखिल हो गया। मैंने कश्मीरी मुजाहिदीन का यह शहर पहले कभी नहीं देखा था। अखबारों में शहर के बाज़ारों मस्जिदों और नशात बाग की तस्वीरें भी देखी थीं। मौसम यहाँ सर्दियों का था। हवा ठंडी थी। आसमान पर बादल नहीं थे। सर्द हवा चल रही थी। लारी अड्डे में जाकर खड़ी हो गई। मैं अड्डे से निकलकर सीधा दरिया झेलम की तरफ चल पड़ा। मैंने रास्ते में ही देख लिया था, हमारी लारी उसके एक पुल पर से गुजरी थी। मैंने किसी से ना पूछा और खुद ही अंदाजे से दरिया के एक पुल पर पहुंचकर उसे पार किया। दूसरी जानिब बाजार थे। बाजारों में पुलिस और डोगरा फौज के सिपाही फिर रहे थे। कश्मीरी जवानों के चेहरों पर नाकाबिल शिकस्त अज़म की चमक थी। यहाँ सारा माहौल इस्लामी था। मस्जिदें जगह जगह थीं, खानकाहें थीं। दुकानों पर कहीं कहीं कोई हिंदी का बोर्ड नज़र आता था। सब बोर्ड उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बानों में लिखे हुए थे। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं पाकिस्तान में आ गया हूँ। मैं एक रेस्तोरां में आकर बैठ गया। पाकिस्तान से निकलने के बाद पहली बार मैंने पाकिस्तानी खाना यानी पुलाव रोगन जोश के साथ खाया। कोई कश्मीरी ज़बान में बात कर रहा था। उर्दू ज़बान भी आम बोली जाती थी। रेस्तोरां में क़ायद आज़म की तस्वीर लगी हुई देखकर मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। कई दुकानों के ऊपर पाकिस्तानी परचम भी लहरा रहे थे। यहाँ मुझे अपने कश्मीरी मुजाहिद कमांडो की तलाश में शुमाल की जानब जो पहाड़ियाँ थीं उस तरफ जाना था। मैं अंदाज़ा लगाकर शहर की शुमाल की तरफ बाज़ारों में चलता गया। काफ़ी देर तक चलने के बाद मैं शहर से बाहर आ गया। सड़क के दोनों जानब चनार और सफ़ेदे के ऊंचे ऊंचे दरख्त खड़े थे। हरे भरे खेत थे। सेब के दरख्त भी देखे। कश्मीरी किसान मर्द औरतें खेतों में काम कर रही थीं। कश्मीरी किसानों की हालत इंतहाई फलाकत ज़्यादा थी। हिंदू हुक्मरानों ने कश्मीर पर गस्बाना कब्जा करके यहाँ के हकीकी कश्मीरी मुसलमानों की माशी ज़िंदगी को कुचल कर रख दिया था। कश्मीर की सारी दौलत हिंदू गौसिब समेट रहा था और कश्मीरी मुसलमान जो कश्मीर के मालिक थे गरीबाना ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मैंने दूर शुमाल की जानिब पहाड़ों पर निगाह डाली। जम्मू वाले हमारे आदमी यानी दुकानदार सादिक ने यहाँ मुझे पहाड़ियों की एक ख़ास निशानी बताई थी। मैंने उस निशानी को 2 पहाड़ियों के दरमियान एक जगह देखा तो उसी तरफ रवाना हो गया। मैं उस शेर को दिल ही दिल में बार बार दोहरा रहा था जो मुझे कश्मीरी कमांडो शेरवान के आगे जाकर सुनाना था और जो इस बात का खुफिया इशारा था कि मैं कमाल शाह का तरबियत याफ्ता कमांडो हूँ और जिहाद कश्मीर में शरीक होने आया हूँ। मुझे कश्मीरी कमांडो शेरवान को यह ख़ास शेर सुनाने के बाद जो उर्दू का शेर था ये भी कहना था
کہ مجھے شہر کے شہر نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آسمان پر بادل برابر چھائے ہوئے تھے، سرد ہوا چل رہی تھی۔ میں کھیتوں کے درمیان سے ہو کر گزر رہا تھا۔ کسی کھیت میں ہل چلا ہوا تھا، کسی کھیت میں فصل لہرا رہی تھی۔ چلنے سے مجھے سردی نہیں لگتی تھی، جسم گرم ہو گیا تھا۔ پہاڑ ابھی دور تھے، کوئی 2-2.5 گھنٹے چلنے کے بعد میں پہاڑوں کی ترائی میں یعنی ان کے دامن میں پہنچ گیا۔ راستے میں 1-2 لکڑی کے چھوٹے چھوٹے بوسیدہ مکانوں والے گاؤں بھی آئے۔ یہاں کشمیری عورتیں کہیں دھان کوڑ رہی تھیں، کہیں لکڑیاں کاٹ رہی تھیں۔ پہاڑی علاقہ شروع ہوا تو جنگلی جھاڑیاں بھی شروع ہو گئیں۔ آخر میں پہاڑ کے دامن میں اس جگہ پر آ کر جہاں 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک تنگ راستہ دوسری طرف جاتا تھا، یہاں وہ درہ تھا جس کے بارے میں جموں والے صادق نے مجھے بتایا تھا۔ 2 پہاڑوں کے درمیان اس تنگ سے راستے میں جنگلی جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ میرے لیے ان میں سے گزرنا کوئی مشکل نہ تھا، اگرچہ میرے پاس کمانڈو چاقو تو نہیں تھا، مگر ایک تربیت یافتہ کمانڈو کے فولادی ہاتھ ان جھاڑیوں کو توڑنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ میں ہاتھوں سے جھاڑیوں کو توڑتا ہوا ادھر ادھر راستہ بناتا درے میں سے گزر گیا۔ آگے ایک کھلی جگہ تھی جہاں چھوٹے چھوٹے درخت اور گھاس تھی۔ کچھ فاصلے پر جھاڑیاں تھیں جن کی ڈھلانوں پر چیڑ کے درخت اوپر تک اگے ہوئے تھے، جس پر بادل ہی بادل تھے۔ جیسے جیسے دن ڈھل رہا تھا سردی بڑھ رہی تھی۔ مجھے ان کے درمیان سے گزر کر آگے جانا تھا، وہی میری منزل تھی۔ میں چلتا چلتا ان پہاڑیوں کے پاس آ گیا۔ یہاں بھی پہاڑیوں کے درمیان تنگ راستہ بنا ہوا تھا۔ یہ ایک گلی سی تھی جس میں اونچی اونچی گھاس اگی ہوئی تھی۔ یہاں سے گزرتے ہوئے مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ میں درے سے باہر نکلا تو سامنے دیودار اور چنار کے درختوں کا ایک گھنا پہاڑی جنگل تھا۔ یہاں بے حد نشیب و فراز تھے، کہیں زمین ایک دم نشیب میں اتر جاتی ہے، کہیں اچانک اونچائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ قدرتی جنگل تھا، کہیں کوئی پگ نڈی تک نہیں تھی۔ لگتا تھا کہ یہاں سے انسانوں کا گزر نہیں ہوتا۔ آس پاس کوئی انسانی آبادی بھی نہیں تھی۔ میں ایک جگہ پہنچ کر رک گیا۔ چشمے کا پانی ایک ٹیلے کی جھاڑیوں میں سے نیچے چھوٹے سے نالے میں گر رہا تھا۔ میں نے یہاں منہ ہاتھ دھویا، پانی پی کر پیاس بجھی۔ پانی واقعی کشمیری چشموں کا آب حیات تھا۔ اتنی دیر میں سورج مغربی پہاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا تھا، جس کی وجہ سے میری طرح والی ڈھلانوں پر ایک دم گہری چھاؤں اور اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ رات ہونے سے پہلے پہلے مجھے کشمیری مجاہد کمانڈو شیروان کے ٹھکانے تک پہنچ جانا چاہیے۔ جموں والے صادق نے مجھے یہاں جو خاص نشانی بتائی تھی وہ مجھے رات کے اندھیرے میں نظر نہیں آ سکتی تھی۔ یہ خاص نشانی تھی۔ میں اٹھ کر ایک طرف چل پڑا۔ چند قدم چلنے کے بعد یہاں پہاڑی شگاف نظر آیا۔ یہاں ایک جانب کھڑے ہو کر میں نے صادق بھائی کی ہدایت کے مطابق بالکل سیدھ میں دیکھا۔ ایک جگہ میں نے 2 درختوں کی خاص نشانی دیکھ لیا۔ یہ درخت انگریزی کا ایک خاص لفظ بنے ہوئے ایک جانب جھکے ہوئے تھے۔ مجھے ان درختوں کے پاس پہنچنا تھا۔ میں آگے چل پڑا۔ جب ان درختوں کے قریب پہنچا تو اچانک میری دونوں جانب سے 3 آدمی نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ انہوں نے سیاہ رومال منہ اور سر پر اس طرح باندھ رکھے تھے کہ مجھے صرف ان کی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ وہ نیم کمانڈو کے لباس میں تھے۔ 2 جوانوں نے مجھے بازوں سے پکڑ لیا۔ تیسرے نے اردو زبان میں مجھ سے پوچھا، کون ہو تم؟ یہاں کیسے آ گئے ہو؟ اس سے پہلے کہ میں انہیں کوئی جواب دیتا انہوں نے میرے ہاتھ پیچھے باندھ کر مجھے سر سے دباتے ہوئے نیچے بٹھا دیا اور کشمیری زبان میں ایک دوسرے سے کوئی بات کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے اسٹین گن کا رخ میری طرف کر دیا۔ میں نے کہا، بھائی میں مسلمان ہوں، مجھے اپنے لیڈر کے پاس لے چلو، مجھے کمال شاہ صاحب نے بھیجا ہے۔ کمال شاہ کا نام سن کر وہ ٹھٹک سے گیا۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ فوراً ایک مجاہد نے میری آنکھوں پر کالی پٹی باندھی اور مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے جانے لگے۔